हेलो गाइस। तो यार कैसे आप सभी लोग, होप करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज हब। आज हम करने जा रहे हैं आईसीएसई 10th के लिए सेशन 2023-24 फिजिक्स का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, फोर्स। धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते रहो, अभी से शुरुआत करोगे तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। 1-2 महीने के लास्ट में कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी से डिटेल में पढ़ना शुरू करो, धीरे धीरे आपकी तैयारी होती रहेगी, ठीक। चलो तो फोर्थ चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यार थोड़ा 9th का कंसेप्ट है वो जानना बहुत जरूरी है, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। 9th की बुक खोलने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे ही समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 9th में ये बताया गया था यार कि फोर्स क्या होती है। आप क्या समझते हैं फोर्स? आप शायद ये समझते होंगे कि भाई ये एक बॉडी है, इसे धक्का दिया हमने और ये आगे चली गई, आगे इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसे हमने धक्का लगाया और इस धक्के को हम क्या कहते हैं, हमने फोर्स लगाई। नहीं, एक्चुअली में इसे फोर्स नहीं कहते, फिजिक्स में फोर्स किसे कहते हैं वो बताते हैं। चलो आज फोर्स किसे कहते हैं फिजिक्स में? फोर्स इज अ पुश और पुल विच टेंड्स to change the configuration of a body and gains a motion in it। थोड़ा थोड़ा समझ आया? and gains a motion in it। चलिए हम डिटेल में समझाते हैं। फोर्स उस पुश को या पुल को कहते हैं जो कि टेंड्स मतलब होता है कोशिश करता है बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन से हमारा क्या मतलब है? बॉडी की साइज या साइज शेप करने की कोशिश करती है और उसमें एक मोशन लाती है। इसे कहते हैं फिजिक्स में फोर्स इसे कहते हैं, दोबारा समझो, ये एक पुश या पुल को कहते हैं जो कि एक बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की कोशिश करता है और उसमें मोशन लाता है, ठीक। इसे कहते हैं फोर्स फिजिक्स में। अच्छा भाई, अब फोर्स हम लगाते हैं, फोर्स हम लगाते हैं बॉडी पर और फिर बॉडी में क्या आता है? मोशन। ऐसी साइकिल चलती है। बॉडी दो प्रकार की होती है। ये बॉडी तक का कॉन्सेप्ट हमारा 9th क्लास का है, फिर आगे मोशन का 10th क्लास में है। बॉडी की बात करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। ये जो मैंने फोर्स की डेफिनेशन बताई, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझ के जाना है बोर्ड के पेपर के लिए, ठीक है। रट्टा मार के नहीं जाना, समझ के जाना है। फोर्स की डेफिनेशन वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगी नहीं। चलिए बॉडी पर था मैं। बॉडी दो प्रकार की होती है, एक होती है रिजिड बॉडी, एक होती है नॉन रिजिड बॉडी। ये क्या है सर? समझिए, रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिस पर अगर हम फोर्स लगाएं उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। जैसे ये एक रिजिड बॉडी है, मान लो इस पे हमने फोर्स लगाई, इसका साइज और शेप चेंज नहीं हुई, पर इसमें मोशन आया। मोशन तो आएगा भाई, फोर्स लगाओगे मोशन तो आएगा, लेकिन इसकी साइज और शेप चेंज नहीं हुई। किसकी? रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी साइज और शेप चेंज नहीं होगी, उसमें मोशन आएगा। ये होती है रिजिड बॉडी, ठीक। अब नॉन रिजिड बॉडी क्या है? नॉन रिजिड बॉडी में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी साइज और शेप चेंज होगा ही होगा और इसमें मोशन भी आएगा। मोशन तो दोनों में आएगा यार, मोशन तो दोनों में आएगा, मोशन दोनों में आएगा। लेकिन रिजिड बॉडी में साइज शेप चेंज नहीं होगी, इसमें होगी। नॉन रिजिड बॉडी क्या है? नॉन रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी साइज और शेप चेंज होगा और उसमें मोशन आएगा। रिजिड बॉडी क्या है?
रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिस पर हम फोर्स लगाएंगे, उसका साइज और शेप चेंज नहीं होगा लेकिन इसमें मोशन आएगा। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम घुसते हैं 10th क्लास में। ये 9th क्लास का कंसेप्ट समझ आ गया। अब हम घुसते हैं मोशन की कहानी में। मोशन में भी दो प्रकार के मोशन होते हैं। एक की सिर्फ हमें थोड़ा सा जानना है बस, और एक टाइप का मोशन हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में जो आपका 10th क्लास सिलेबस है। मोशन, ये सब मैं इस सेक्शन के हिसाब से करा रहा हूँ, ठीक है। मोशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? ट्रांसलेशन मोशन वो मोशन है अगर हम किसी रिजिड बॉडी पर, रिजिड जिसकी साइज शेप चेंज नहीं हो, रिजिड बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाएं तो वो अलोंग द स्ट्रेट पाथ मूव करने लगे। When we apply a force on a stationary rigid body, when the body is free to move, अभी बताऊंगा फ्री टू मूव में क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, फ्री टू मूव क्यों कह रहा हूँ मैं, ये सब मैं बताऊंगा। अभी के लिए समझो, when a force is applied on a stationary rigid body which is free to move and then the body moves along the straight path along the ground, this is called translational motion. रोटेशनल मोशन वो मोशन है जिसमें बॉडी फ्री टू मूव नहीं है। उससे क्या कहना है मेरा? बॉडी पाइवटेड। पाइवटेड का मतलब होता है कि ये एक सर्कुलर डिस्क या कोई बॉडी है और इसके मैंने यहां पर इसे टांग दिया या इसके अंदर कील ठोक दी ऐसे, और ये अपने एक्सिस के अलोंग ही ऐसे ऐसे घूमेगी, और जब ये घूमेगी तो इसमें मोशन आएगा, उस मोशन को हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स on a pivoted body at a suitable point, then it starts moving along its pivot या axis of rotation भी कहते हैं इसे और दूसरा नाम क्या है? एक तो है pivoted, एक होता है axis of rotation। एक नाम है इसका axis of rotation, एक नाम है इसका pivot। So when we apply a force on a rigid body which is pivoted at a point, at a suitable point we apply a force, then it starts rotating about its axis of rotation. This is called rotational motion. समझ आ गया? ठीक है। इसकी डेफिनेशंस वगैरह आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझना था थोड़ा सा, वो समझ लिया। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है भाई? आगे आ गया वो टॉर्क। मोशन की बात होगी, फोर्स की बात होगी, बॉडी की बात होगी, मोशन की बात होगी। अब आपका अगला टॉपिक है टॉर्क, या इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के ऊपर सारा वो है चैप्टर है, इसी के ऊपर सारा चैप्टर है। और इसमें बॉडी फ्री टू मूव नहीं है। फ्री टू मूव, नॉन फ्री टू मूव क्या होता है? जैसे ये बॉडी पड़ी है ग्राउंड में, ग्राउंड पे पड़ी है, इस पे हमने फोर्स लगाया, ये बॉडी फ्री है, कहीं से हमने इसे टांग नहीं रखा या इसके अंदर कील ऐसे ठोक नहीं रखी, ठीक। और एक ये केस है, यहां पर हमने इसका पाइवट डाल दिया, ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे करेगी, ये फ्री टू मूव नहीं है क्योंकि इसके पास पाइवट है, पाइवटेड पॉइंट है ये इसका। दिस बॉडी इज नॉट फ्री टू मूव but this body is free to move. Free to move, non free to move, ट्रांसलेशनल मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी हमेशा फ्री टू मूव रहेगी, और रोटेशनल मोशन में बॉडी हमेशा पाइवटेड रहेगी। बॉडी not free
टू मूव, कभी भी बॉडी फ्री टू मूव नहीं होगी। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेन कंसेप्ट जो जिसके ऊपर बोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये सारा आपको कंसेप्ट समझना था, समझ लिया। इनकी डेफिनेशन वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आ जाओ भाई मोमेंट ऑफ फोर्स पे। टॉर्क पे कहते हैं इसका नाम, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है यार? मैं टॉर्क ही बोलूंगा, मेरे को टॉर्क ही नाम पसंद है। आप मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं तो मोमेंट ऑफ फोर्स बोल लीजिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, 90 बना दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन of action of force from axis of rotation। ये मैंने क्या लिखा ये मैं भी समझाऊंगा। मुझे पता आपको समझ नहीं आया, आप कंफ्यूजन में हो, ये मैं भी समझाऊंगा। इसका क्या मतलब है? ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब अभी समझाऊंगा। अभी के लिए इतना समझो कि टॉर्क क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यूनिट्स क्या होते हैं इसकी? एसआई सिस्टम में बात करें तो, एसआई सिस्टम में बात करें तो फोर्स की यूनिट्स होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो उसकी वो क्या होगी? ऐसा यूनिट होगी न्यूटन मीटर। अब आप कहोगे कि सर न्यूटन मीटर तो जॉल भी होता है, तो हमने यहाँ जॉल क्यों नहीं लिखा? बिकॉज जॉल हमेशा स्केलर क्वांटिटी के साथ लगता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसके साथ जॉल नहीं लगाते। अगर वर्क की बात करें, वर्क की भी यूनिट्स है जॉल। वर्क पर एनर्जी में क्वेश्चन आएगा कि वर्क में वर्क की यूनिट्स है जॉल, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जॉल हमेशा स्केलर क्वांटिटी के साथ लिखता है, इसलिए हमने इसे यहाँ पर हमने जॉल नहीं लिखा, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और जॉल हमेशा स्केलर्स के साथ लगता है, ठीक। वर्क की यूनिट होती है जॉल, क्योंकि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सीजे से बात करें, ऐसा ही बात चलिए सीजे से बात करते हैं। चलिए टॉर्क सीजीएस, सीजे से बात करें तो फोर्स होता है डाइन, डिस्टेंस होता है सेंटीमीटर। यूनिट्स क्या होगी? डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर आपको नहीं पता तो अर्ग्स होता है। डाइन सेंटीमीटर अर्ग्स होता है। अर्ग्स क्यों नहीं लगाया? वही रीजन, अर्ग्स हमेशा स्केलर के साथ लगता है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अच्छा, अब मैंने एक बात कही थी यार, ऑफ लाइन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो क्या है? आइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये इसका पाइवट है। पाइवट मतलब हमने इसे यहाँ पे इसे पाइवट कर दिया। अब ये अपने एक्सिस के अलोंग ही घूम सकती है। हमने इसे रोटेट कराने के लिए यहाँ पर फोर्स लगाई, सीधी नहीं लगी फोर्स, यहाँ पर हमने फोर्स लगाई। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा गाइस, ये होगा इसका लाइन ऑफ एक्शन, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना हो तो ऐसे बनता है। अब बात समझो, मैंने क्या बोला था? मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स सप्लाइड and the perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation। दोबारा बोलता हूं, moment of force is the product of force and the perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation। समझ आ गया? तो इसमें से perpendicular distance कौन सा है? ये वाला है, क्योंकि perpendicular distance हमेशा pivoted point या एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही लेना है। तो ये इतना पार्ट, इसे AB नाम दे दो, AB। Here AB is
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ आ गया, वेरी गुड। अच्छा गाइस, अब मोमेंट ऑफ फोर्स की बात हो गई। अब एक बात समझो गाइस, मोमेंट ऑफ फोर्स कब मैक्सिमम होता है, ये क्वेश्चन बनता है। जैसे आप पे क्वेश्चन आएगा कि डोर पे हम हमेशा हैंडल पे ही फोर्स लगाते हैं, ऐसा क्यों? समझते हैं इस बात से। मैक्सिमम कब होएगा? टॉर्क का फॉर्मूला है गाइस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो डोर को खोलने के लिए 20 न्यूटन मीटर टॉर्क लगा, टॉर्क इतना है 20 न्यूटन मीटर डोर को खोलने के लिए, तो या तो हम फोर्स को 1 लगा लें और डिस्टेंस को 20 कर दें, या तो हम फोर्स 20 लगा लें या डिस्टेंस 1 कर दें। कौन सा केस सही है? एक पर्टिकुलर टॉर्क के लिए फोर्स ज्यादा, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा कर लो या तो फोर्स ज्यादा कर लो। कौन सा इजी है? मेरे हिसाब से ये इजी है, यही इजी है भाई, फोर्स कम लगानी पड़ रही है इसीलिए। तो आप, अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, जैसे काफी सारे एग्जांपल्स दिए हैं बुक में आपके, स्पैनर का हो गया, डोर का हो गया, रेंच का हो गया, हैवी लोड उठाने के लिए जो हम कार में यूज करते हैं वो हो गया, उसके लिए हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम रखते हैं, इसीलिए फोर्स हमारी मिनिमम हो जाती है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर टॉर्क के लिए फोर्स कम हो जाएगी। पर्टिकुलर टॉर्क में क्यों बोल रहा हूं? पर्टिकुलर टॉर्क से मेरा ये मतलब है कि मान लो डोर खोलने के लिए 20 न्यूटन मीटर लग रहा है, किसी और डोर को खोलने के लिए 50 न्यूटन मीटर लग रहा है, तो मैं तो 20 न्यूटन मीटर वाली की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो इस पर्टिकुलरली इसकी बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर अ पर्टिकुलर टॉर्क। तो अगर आपके पास डोर का आता है कि वाई डोर, मतलब वाई वी हैव टू अप्लाई फोर्स एट द एंड, एट द हैंडल ऑफ द डोर, या स्पैनर का आ गया, रेंच का आ गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं? रीजन पूछ लिया कि हम उनके हैंडल के एंड पे ही हम फोर्स क्यों लगाते हैं, आप लिखेंगे क्योंकि वहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, इसीलिए फोर्स मिनिमम हो जाती है फॉर अ पर्टिकुलर टॉर्क। और ये फॉर्मूला अपने आंसर में जरूर लिख देना, इंपॉर्टेंट। रीजन लिखने के लिए आपको ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है। टीचर कुछ अच्छा ही सोचेगा आपके बारे में कि आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, मैक्सिमम की बात हो गई कि मैक्सिमम कब होगा? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। और मैंने एग्जांपल के थ्रू भी आपको बता दिया डोर में हम क्यों हैंडल पे ही वो लगाते हैं। काफी सारे एग्जांपल्स हैं, उनमें सेम ही कंसेप्ट चलता है कि हम मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स लगाते हैं, इसलिए फोर्स हमें मिनिमम लगानी पड़ती है फॉर अ पर्टिकुलर टॉर्क। ठीक, कोई भी एग्जांपल आ जाए इसका, आप यही लिख दीजिए, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक, मिनिमम कब होता है? मिनिमम वही हो गया जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम हो। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम हो तब मोमेंट ऑफ फोर्स मिनिमम हो जाता है। अगर हम डोर के हिंजेस पे ही फोर्स लगाने लग गए तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगी? कुछ भी नहीं। अगर हाँ, अलग बात है वो, अगर हम फोर्स ज्यादा लगा पा रहे हैं तब वो हो जाएगा, लेकिन मुश्किल है उस केस में भी मोमेंट ऑफ फोर्स कम ही आएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा फोर्स लगाना पॉसिबल नहीं है हिंजेस के पास। ठीक, इसलिए मोमेंट ऑफ फोर्स मिनिमम तब होएगा जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होएगा। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होएगा तो टॉर्क भी कम हो जाएगा और फिर हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। समझ आ गया? ठीक है। जीरो कब होगा सर? जीरो कब होगा, ये समझने वाली बात है। जीरो कब होगा? जीरो कब होगा सर? जीरो के उसमें दो केस बनते हैं। पहला केस तो बन गया व्हेन बॉडी इज
रेस्ट, रेस्ट पर होगी बॉडी तो टॉर्क कहां से लगेगा? मान लो ये एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, यहां से ये पाइवटेड है और हम इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे, तो इस पे क्या टॉर्क है? ये रेस्ट पर ही है, इस पे जीरो मोमेंट ऑफ फोर्स है। ठीक, ये तो बात ठीक है। दूसरी बात समझने वाली है, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through pivot। तीसरा कैसे बनता है इसमें? when we apply force at pivot। पाइवट समझो, मान लो मैंने इसे यहां से पाइवट कर दिया, यहां से मैंने इसे फिक्स कर दिया। एक तो केस हो गया रेस्ट पर है, ठीक है। व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द पाइवट, इसका क्या मतलब है? मान लो मैंने फोर्स ऐसे लगाई, फोर्स मैंने ऐसे लगाई और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इससे पास कर रहा है, तो कभी भी मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं आएगा। मान लो ये पाइवटेड पॉइंट है, ये एक बॉडी है, मैं एज ए फोर्स लगा रहा हूं, नहीं घूम रही ना, मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो। ठीक, अच्छा ये केस समझ में आ गया सर। अच्छा अब तीसरा केस बताओ सर। व्हेन वी अप्लाई फोर्स एट पाइवट, सबसे आसान, ये पाइवटेड पॉइंट है, यहीं पर ही फोर्स लगाओगे तो कुछ नहीं घूमेगा भाई। पाइवट बॉडी, यहीं पर फोर्स लगा रहा हूं, नहीं घूम रहा ना, इसलिए। तो तीन केसेस मैंने बताए, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि एक ट्रायंगुलर लेमिना है, ट्रायंगुलर लेमिना है, उसको हमने एक वर्टेक्स से पाइवट कर दिया और वो रेस्ट पर पड़ा है, तो बताओ उसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन, रेस्ट पर पड़ा है तो जीरो। ठीक, जीरो मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा तीनों केस समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं। अब बात आती है मोमेंट ऑफ फोर्स किन किन पे डिपेंड करता है? भाई यार एक तो फोर्स अप्लाइड पे डिपेंड कर गया, कितनी हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाइड पे डिपेंड करेगा। फैक्टर्स, फैक्टर्स किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? टॉर्क एक तो फोर्स अप्लाइड पे डिपेंड करता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अप्लाई करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और फोर्स अप्लाइड पे डिपेंड करता है। ठीक, दो फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, अगर आप क्वेश्चन आ जाए फैक्टर्स, राइट टू फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क, फोर्स अप्लाइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, अच्छा अब आगे बात करते हैं गाइस। अब आगे बात आती है क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट सिंपल है, अगर कोई बॉडी पाइवटेड हो, हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऐसे घूमने लग जाएगी, क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। ठीक, और एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि क्लॉकवाइज अगर हम किसी को ऐसे घुमाएंगे, मान लो मैं ऐसे इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो वो चीज बंद नहीं हो जाएगी। समझाता हूं गाइस, जैसे यार ये एक बॉटल है, मैं पहले एंटी क्लॉकवाइज बता देता हूं। चलो, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेते हैं पॉजिटिव। अब ये क्यों लेते हैं समझो। एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बोतल का ढक्कन खुल जाएगा, खुल गया पॉजिटिव। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बोतल का ढक्कन बंद हो जाएगा, बंद हो गई क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव। समझ आ गया पॉजिटिव नेगेटिव का खेल। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, घड़ी से उल्टा घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये सिर्फ आपको समझना था यार, क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये यही सब होता है।
इसकी डेफिनेशंस वगैरह पर मत जाना यार, कि आपकी बुक में लिखे है ना, व्हेन द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी इज टू मूव एंटी क्लॉकवाइज देन द मोमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। वो डेफिनेशंस यार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप कंसेप्ट समझ कर जाओ, आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा होगा। जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ वो पढ़ लो बस, बहुत अच्छा जाएगा पेपर। अच्छा आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक है यार आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मान लो यार एक बॉडी है, पाइवटेड पॉइंट, या तो हम मान लो हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये ऐसे घूम रही क्लॉकवाइज घूम रही है भाई, या तो हम अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर दे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर दे। पहले यहां लगा रहे थे, अब यहां लगा दिया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर दिया। अब ये कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। या फिर दूसरा तरीका ये है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहले हम ऐसे लगा रहे थे, अब हम ऐसे लगा देते हैं, ऐसे इधर को इसे खींच देते हैं, फिर ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। ठीक, पहले हम ऐसे लगा रहे थे, कैसे घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। अगर फिर हमने रिवर्स कर दी फोर्स की डायरेक्शन, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया। तो दो तरीके से कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दो बातें हो गई, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दो या तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स से रिवर्स कर दो। ठीक, अब आगे कॉमन एग्जांपल्स आ जाते हैं, वो मैंने बता ही दिया था आपको। हर एक कॉमन एग्जांपल में वही कंसेप्ट लगेगा कि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम रखा, इसलिए फोर्स मिनिमम हो गई, और मिनिमम फोर्स फॉर अ पर्टिकुलर टॉर्क के लिए फोर्स मिनिमम रही और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम इसलिए करा क्योंकि हमें फोर्स मिनिमम लगानी पड़ती। ठीक, अब आती है कपल की बारी। कपल क्या होता है, कपल होता है, कपल का मतलब सही समझ आता है, पेयर ऑफ टू फोर्सेस। मान लो ये एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, पाइवटेड पॉइंट है ये इसका, हम यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, तो कभी भी एक फोर्स से बॉडी रोटेट नहीं होगी, कपल ऑफ फोर्सेस से बॉडी रोटेट होगी। भले ही हम एक फोर्स लगा रहे हैं, पर दूसरी फोर्स ऑटोमेटिकली अपने आप लगती है वहां पर, वो अपने आप लगती है। मान लो ये इसका पाइवटेड पॉइंट है, मैंने इसे यहाँ पर फोर्स लगाई, ये ऐसे घूमने लग गया, ऐसे घूमने लग गया, लेकिन वहां से भी एक फोर्स लग रही है, लगती है। ठीक, तो इसे कहते हैं कपल ऑफ फोर्सेस। टू इक्वल, ये दोनों इक्वल होती हैं। मान लो ये 5 न्यूटन की फोर्स है, तो ये भी 5 न्यूटन की फोर्स होगी। टू इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल भी है भाई, ये देखो पैरेलल, टू इक्वल एंड पैरेलल बट नॉट लाइंग इन सेम लाइन। अगर हम यहीं पर यही लगा दें तो कब मोमेंट ऑफ फोर्स तो आएगा ही नहीं। नॉट लाइंग इन सेम लाइन, नॉट लाइंग इन सेम लाइन, हमेशा अलग अलग उस पे वो करेंगे। टू इक्वल पैरेलल बट ऑपोजिट नॉट लाइंग इन सेम लाइन, दिस इज कॉल्ड कपल। ठीक, कपल का फॉर्मूला ना मोमेंट ऑफ फोर्स से थोड़ा अलग होता है। मान लो ये फोर्स F लग रही, ये भी फोर्स F ही लग रही, क्योंकि सेम है। मान लो ये OB है, ये A है। अगर हम इस फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें तो क्या आएगा, F इंटू OA, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA। और अगर हम इसका इस फोर्स के लिए निकालें तो ये आएगा F इंटू AB। रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट मोमेंट क्या होता है, नेट मोमेंट। मतलब रिजल्टेंट मोमेंट में हमेशा
अगर एक ही तरफ दोनों, ये देखो ये यूनिफॉर्म स्कूल है, ये पाइवोटेड पॉइंट है, ये फोर्स ये इसकी तरफ ऐसे घुमाएगी इसे और ये ऐसे घुमाएगी, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। दोनों फोर्सेस अगर क्लॉकवाइज घुमाना चाहती हैं ये मीटर स्कूल को, तो हमेशा रिजल्टेंट मोमेंट प्लस होएगा। और अगर एक क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है तो हमेशा माइनस होगा। ठीक, समझ आ रहा है? तो इस केस में दोनों क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही हैं तो इस केस में प्लस होगा। F कॉमन ले लेते हैं तो ये OA प्लस AB आ गया। OA प्लस AB क्या है? OB। मैं यहां लिख देता हूं F इंटू OB। ये OB तो पूरा ही आ गया सर। तो इस OB का ना अलग नाम है, इसका नाम है कपल आर्म। कपल आर्म क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं इतना डिस्टेंस OB। दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं कपल आर्म। तो कपल का फॉर्मूला क्या बन गया? कपल का फॉर्मूला बन गया, आइदर फोर्स मतलब कोई भी एक फोर्स ले लो, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, दोनों इक्वल है। मैंने ये ले ली, आप चाहे तो वो ले लो। ठीक, आइदर फोर्स इनटू कपल आर्म। कपल आर्म मैंने बता दिया, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। कपल का कंसेप्ट समझ में आ गया गाइस? ठीक है जी, समझ आ रहा है ना गाइस? डिटेल में हो रही सारी बातें डिटेल में हो रही। अब रिजल्टेंट आपको शायद डाउट है उसमें, रिजल्टेंट मोमेंट मैं बता देता हूँ। रिजल्टेंट मोमेंट क्या होता है? रिजल्टेंट मोमेंट कुछ नहीं होता गाइस। रिजल्टेंट का मतलब होता है टोटल मोमेंट। रिजल्टेंट समझाता हूँ गाइस। मान लो यार ये एक मीटर स्कूल है, ये इसका पाइवोटेड पॉइंट है, मीटर स्केल है, ये इसका पाइवट पॉइंट है। एक फोर्स लग रही यहां से, एक फोर्स लग रही यहां से, ये दोनों क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही। तो इस फोर्स से जो मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा अराउंड O, और F1 F2 नाम ही दे देता हूं यार। जो F1 फोर्स से O के अराउंड मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा और F2 फोर्स से O के अराउंड मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा, वो दोनों प्लस होंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक ही तरफ घुमाना चाहती हैं बॉडी को। अगर अलग अलग घुमाना चाहती तो ये हमेशा माइनस होगा। मान लो F1 घुमाना चाहती है, मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। ये वाला समझ आ गया? इसमें प्लस करेंगे F1 फोर्स O के अराउंड और F2 फोर्स O के अराउंड, दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स को प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक ही तरफ घुमाना चाहती है। न्यूमेरिकल से ये बात बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। न्यूमेरिकल से इसका बहुत काम है। रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स बहुत पूछी जाती है न्यूमेरिकल्स में। वो न्यूमेरिकल्स में आपको सब क्लियर कर दूंगा। न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी शायद नहीं आ रहा होगा इतना, पर फिर भी समझ तो आ गया होगा। हाँ, तो मैं ऑपोजिट की बात कर रहा था। अगर दोनों फोर्सेस एक तरफ नहीं घुमाना चाहती, मान लो ये एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, ये पाइवोटेड F1 F2, ये घुमाना चाहती है ऐसे और ये घुमाना चाहती है ऐसे O के अराउंड। F1 फोर्स O के अराउंड घुमाना चाहती है क्लॉकवाइज और F2 फोर्स O के अराउंड घुमाना चाहती है एंटी क्लॉकवाइज। तो F1 का जो मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा O के अराउंड और जो F2 का मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा O के अराउंड, उन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में बॉडी को नहीं घुमाना चाहती। ठीक, अच्छा जी, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स भी समझ आ गया। न्यूमेरिकल्स में और क्लियर हो जाएगा ये बात। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब ये और अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी सिर्फ मैं फर्स्ट यूनिट करा रहा हूँ। जो आपका फर्स्ट यूनिट है इसका नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। ये ए पार्ट जो है आपकी इसका मैं ये करा रहा हूँ आज। कब तक आप पहुंच गए? अब इसके बाद
इक्विलिब्रियम रह गया, उसे भी देखते हैं। फिर इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट रह गया, वो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बने रहिए मेरे साथ अभी, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यार कुछ नहीं होता, बहुत आसान है समझना। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एक वो स्टेट है जिसमें बॉडी जिस मोशन में है उसी मोशन में रहती है, चाहे उसमें जितने भी फोर्स लगा लो। डेफिनेशन लिखता हूं यहां पे, उससे और क्लियर होगा। व्हेन सेवरल फोर्सेस acting on a body produces no change in its state of rest और मोशन। मोशन दोनों प्रकार का हो सकता है, ट्रांसलेशनल भी और rotational. When several forces acting on a body produces no change in its state of rest or of motion, then body is said to be in equilibrium. When several forces acting on a body produces no change in its state of rest or of motion, then body is said to be in equilibrium. कोई एक बॉडी रेस्ट पर पड़ी है और मैं उस पर बहुत फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरफ से भी लगा रहा हूँ, उस तरफ से भी लगा रहा हूँ, लेकिन वो बॉडी अपने रेस्ट पोजीशन में ही है अभी तक, फोर्स लगाने के बावजूद भी, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम में है भाई, वो रेस्ट पोजीशन में ही है, वो रेस्ट पोजीशन में पहले थी और फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट पोजीशन में ही रही। ठीक, समझ आ गया इक्विलिब्रियम क्या होता है। अच्छा, इक्विलिब्रियम के भी दो प्रकार होते हैं, उन्हें भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं, एक एक एग्जांपल से समझाऊंगा दो टाइप्स के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक तब होता है जब बॉडी रेस्ट पर होती है, और डायनामिक तब होता है जब बॉडी मोशन में होती है। ठीक, मोशन क्या होगा मेरी हैंडराइटिंग को, जब बॉडी मोशन में होती है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, मान लो ये एक बॉडी है, इस पर हम इसे इधर धकेलने के लिए ऐसे फोर्स लगा रहे और इसे इधर धकेलने के लिए ऐसे फोर्स लगा रहे, और ये जो बॉडी है ये फोर्स लगाने के बावजूद भी अपने रेस्ट पोजीशन में ही है। या फिर हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे फोर्स लगा लो या तो ऐसे फोर्स लगा लो। इस बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाओ उधर धकेलने के लिए, और इस बॉडी पर ऐसे फोर्स लगाओ उधर धकेलने के लिए, फिर भी ये बॉडी अपने रेस्ट पोजीशन पर है, तो हम क्या कहेंगे, ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी एक स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक, व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की बात है, produces no change in its state of rest, then body is said to be in a state of static equilibrium. Okay, ठीक। dynamic equilibrium, dynamic equilibrium वो होता है when several forces acting on a body produces no change in its state of motion. motion दोनों प्रकार का हो सकता है, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। ठीक, ट्रांसलेशनल भी हो सकता है और रोटेशनल भी हो सकता है, दोनों प्रकार में। तो मैं क्या कह रहा था कि जब सेवरल फोर्सेस एक बॉडी पर एक्ट कर रही हो और वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही रहे, तब भी, पहले भी स्टेट ऑफ मोशन में थी, अब भी स्टेट ऑफ मोशन में ही है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक स्टेट ऑफ, ये बॉडी एक स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक,
एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेन ड्रॉप का। रेन ड्रॉप नीचे आती है, रेन ड्रॉप नीचे आती है ग्रेविटी की फोर्स से, ग्रेविटी की वजह से रेन ड्रॉप नीचे आती है ग्रेविटी की वजह से। जब रेन ड्रॉप नीचे आती है तो उसके ऊपर ऐसे एयर का प्रेशर भी लगता है थोड़ा, ऐसे ऐसे ना, इसके ऊपर एयर का प्रेशर भी लगता है। इसे कभी कभी बायोंट फोर्स भी कहा जाता है, बायोंट फोर्स। ठीक, फिर भी रेन ड्रॉप नीचे गिरती है ना, गिरती है भाई, रेन ड्रॉप नीचे गिरती है। तो दो फोर्सेस यहां भी लग रही थी, दो फोर्सेस यहां भी लग रही थी। यहां बॉडी रेस्ट पर थी, अभी भी रेस्ट पर है, और यहां बॉडी अभी पहले भी मोशन में थी, अब भी मोशन में है, चाहे इस पे जितनी मर्जी फोर्स लगा लो। वो बात अलग है, अगर एयर का प्रेशर कुछ ज्यादा ही हो जाता है तब रेन ड्रॉप ऊपर चली जाती है और फ्रीज हो जाती है और ओले बना लेती है। ओले पता ही होगा आपको, ओले क्या होता है, ओले बन जाते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में रेन ड्रॉप नीचे गिरती ही गिरती है ग्रेविटी की फोर्स से। तो पहले भी ये मोशन में थी, अब भी ये मोशन में है, चाहे इस पे एयर की फोर्स लगा लो या ग्रेविटी की फोर्स लगा लो, फिर भी ये मोशन में है। पहले भी मोशन में थी, अभी मोशन में है। तो हम क्या कहेंगे, ये एक स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। समझ आ गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम? ठीक है भाई। अब आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। कंसेप्ट समझ के जाओ, पेपर में रट के मत जाओ, कंसेप्ट समझ के। मैं जो करा रहा हूं ना ये सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। और मेरे साथ पढ़ते रहो यार, धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि उनका भी थोड़ा पढ़ाई अच्छे से चले। अब मैं धीरे धीरे एक एक करके सारे चैप्टर्स कराते जाऊंगा, तो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ते रहो। लास्ट के 1-2 महीने बचेंगे यार, तब तो रिवीजन का टाइम है, एमसीक्यूज करेंगे हम, टेस्ट्स करेंगे, रिवीजन करेंगे, तब तो उन पे टाइम लगाएंगे। फिर कंसेप्ट समझने में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपका यार एक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट रह गया, उससे पहले कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, या तो नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाए। बुक को मत देखो, इधर देखो। नेट फोर्स जो है 0 हो जाए, और जो उन फोर्स से मोमेंट लग रहा है उनका रिजल्टेंट 0 हो जाए, ठीक है। अभी समझाता हूं। रिजल्टेंट मोमेंट of all forces acting on body should be 0। इक्विलिब्रियम में होने के लिए तो नेट फोर्स 0 हो जाए। मान लो इसके ऊपर यहां भी 5 न्यूटन, यहां भी 5 न्यूटन, सॉरी ये नहीं है, ये तो कपल का हुआ एग्जांपल। ये एक बॉडी है, यहाँ भी 5 न्यूटन, यहाँ भी 5 न्यूटन, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अपने स्टेट से हटी नहीं, पहले भी रेस्ट में थी, अभी रेस्ट में है, क्योंकि इक्वल फोर्स लगा रहे, नेट फोर्स 0 हो गया, इक्वल फोर्स लगा रहे, नेट फोर्स 0 हो गया, ठीक। और रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। इसके लिए हम एक और लाइन लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, मान लो ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये पाइवट के अराउंड, इस पाइवट के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और इस पाइवट के अराउंड इस पाइवट के अराउंड क्लॉकवाइज मोमेंट, और इस पाइवट के अराउंड ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल हो जाए तो बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि यार इधर से भी उतना ही मोमेंट लग रहा है, इधर से भी उतना ही मोमेंट लग रहा है, बॉडी रेस्ट पर ही है, रेस्ट पर ही रहेगी, ठीक।
रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो, और या ये भी लिख सकते हैं सिंपली एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक, दो कंडीशन समझ में आ गई भाई। चलो अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट रह गया। उसके बाद यार एक टॉपिक और दे रखा है वेरिफिकेशन वाला। यार वो वेरिफिकेशन आप यार प्रैक्टिकली कर पाओगे? चलो फिर भी मैं थोड़ा बता दूंगा उसके बारे में। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट समझते हैं पहले, वो स्कूल में आपके प्रैक्टिकल होगा बेसिकली। चलो फिर भी मैं बता दूंगा थोड़ा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा, इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? इन इक्विलिब्रियम, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। इन इक्विलिब्रियम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इक्विलिब्रियम लिखना, अभी बताता हूं क्यों इक्विलिब्रियम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूं अभी क्यों। आगे पढ़ो भी। इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल एंटी, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट। इन इक्विलिब्रियम लिखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब तो समझ ही गए होगे यार, अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल है तो वो इक्विलिब्रियम का स्टेट है ना। अगर मान लो बॉडी कब होगी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट कब इक्वल होगा? इक्विलिब्रियम में ही तो होगा। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तभी तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होगा। अभी तो बड़ा पीछे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में है ना, इसीलिए इक्विलिब्रियम लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आधा मार्क्स जरूर कटेगा, टीचर्स काटते हैं इस पे, ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होता है। आओ भाई आगे यार वेरिफिकेशन रह गया। वेरिफिकेशन में यार प्रैक्टिकल है, वो आपके यार स्कूल में कराएंगे। उसमें करना क्या होता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। एक मान लो मीटर स्केल है, ये इसका पाइवोटेड पॉइंट है। यहां से हमने एक वेट 1 टांग दिया, हैंग कर दिया, और यहां से वेट 2 हैंग कर दिया। मान लो इसकी लेंथ L है और ये L/2 है यहां तक, और ये भी L/2 है। एक बात और बता दो, न्यूमेरिकल्स में बहुत कम आएगी। मीटर स्केल रूल का हमेशा अपना वेट 50 सेंटीमीटर पे ही वो करेगा। 100 सेंटीमीटर का होता है ना, ये 0 से 100 सेंटीमीटर का होता है यूनिफॉर्म। अगर हाफ बोलो तो 50 सेंटीमीटर का होता है। यूनिफॉर्म मीटर स्केल का हमेशा अपना वेट 50 पर ही लगेगा, और हम पाइवट भी उसी जगह करते हैं ज्यादातर। यहां भी कर सकते हैं, पर कभी कभी करते हैं यार, क्योंकि वो मैं आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे ना तब समझाऊंगा। अभी यार आपको समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए क्या समझो, L/2 इनकी लेंथ आपको मेजर करनी पड़ेगी। यहां से आपने एक वेट टांगा, यहां से आपने एक वेट हैंग करा, L/2 लेंथ, पाइवट को नाम दे दो O। ये कौन सा मोमेंट करा रहा? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स एक तरह का वेट ही हो गया, वेट यहां पर फोर्स का काम करेगा। और इसका क्या हो गया, क्लॉकवाइज, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको ये चेक करना होगा वहां पर कि दोनों ये इक्वल है कि नहीं, तभी ये वेरीफाई होगा कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, तभी ये वेरीफाई होगा। ठीक, चलो यार वेरिफिकेशन भी थोड़ा बता दिया। 1A मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम आपकी कवर करा दी मैंने आज में। अगली वीडियो यार इसकी आएगी न्यूमेरिकल्स की, वो भी देखना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल्स में काफी आपको डिटेल में कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा। मीटर स्केल का जो मैंने भी बताया 50 सेंटीमीटर पर लगता है पाइवटेड पॉइंट, वहां भी लगा सकते हैं, 50 से अलग भी लगा सकते हैं। फिर वेट का इधर उधर करना पड़ेगा, मतलब वो सारा न्यूमेरिकल्स में समझाऊंगा आपको।
तो यार बने रहो मेरे साथ यार, रोज सब्सक्राइब कर लो चैनल को और धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते रहो, अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यार अभी के लिए चलते हैं, अगली वीडियो आएगी न्यूमेरिकल्स की और मैं उससे अगली वीडियो डाल दूंगा बैंकिंग की। बैंकिंग चैप्टर जो मैथ्स का है, मैथ्स भी साथ साथ करना पड़ेगा गाइस, उसमें बड़ा हार्डवर्क लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी के लिए, टेक केयर।